गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक पेरुवियन स्पेनिश लैंग्वेज हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है नो एस्टमोस सोलोस। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी आर नॉट अलोन। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय डैनियल रॉड्रिग्वेज रिस्को और 76% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है एक छोटे से परिवार के बारे में जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है। नया घर, नया शहर। इस परिवार में है मैटेओ, उसकी 8 साल की बेटी सोफिया और उसके फियांसे मोनिका। उनका ये घर मेन सिटी से दूर आउटस्कर्ट एरिया में गॉथिक बिल्डिंग है, लजार्टे एस्टेट। यहाँ पर आसपास और कोई घर नहीं, सो इट्स मोर लाइक अ वेकेशन होम। वैसे सोफिया के स्कूल में समर वेकेशन ही चल रही है तो वो सच्ची में ही यहाँ पर छुट्टी मनाने ही आए हैं, मगर मैटेओ और मोनिका दोनों ही वर्किंग है। मोनिका एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और मैटेओ एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता है। उसे तो छुट्टी नहीं मिली, तो इस बार मोनिका ने डिसाइड की है कि वो सेनिक ब्यूटी पर काम करेगी, जिसके लिए उसे कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। वो घर रहकर सोफिया का ख्याल रख पाएगी और मैटेओ टेंशन फ्री होकर काम पर जा सकेगा। तो नेक्स्ट डे सुबह होते ही मैटेओ काम पर निकल जाता है। रह जाती है तो सिर्फ मोनिका और सोफिया। ये घर काफी बड़ा है तो मोनिका चाहती थी इस घर को सजाने में, सामान अनपैक करने में सोफिया उसकी मदद करे। एक्चुअल में वो सोफिया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, मगर सोफिया डायरेक्टली मना कर देती है। कुछ साल पहले उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से सोफिया अपने पिता को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो चुकी है। किसी और को उसके साथ सहन ही नहीं कर पाती। मोनिका कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी फेवरेट डिशेस बनाकर, उसकी फेवरेट हॉरर फिल्म्स देखकर, मगर सोफिया उसे हमेशा ही इग्नोर करती रहती है। वो कभी कभी मोनिका के बारे में अपने पिता से झूठ भी कहती है। डर लगने के बहाने अपने पिता के साथ ही सोने की जिद करती है, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच डिस्टेंस पैदा करने के लिए। मोनिका को सब कुछ पता है मगर वो कुछ भी माइंड नहीं करती। सौतेली ही सही, मगर सोफिया तो आखिर उसकी बेटी ही होने वाली है, तो वो उसके दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। पहली बार इस घर में आने पर सोफिया को अपने रूम के क्लोजेट में एक म्यूजिक बॉक्स मिला था, जिसे उसने फिर से उसी क्लोजेट में रख दी थी। मगर रात होते ही हमें इस घर में कुछ अजीब हादसे होते हुए नजर आते हैं। क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और स्टेयरकेस के नीचे वाले दीवार पर किसी के खरोचने के निशान आ जाते हैं। और उस दिन तो हद ही हो गई। उस दिन जब मोनिका लिविंग रूम में फर्नीचर्स अरेंज कर रही थी, उसे सोफिया की फुटस्टेप सुनाई देती है। असल में उसे किसी बच्चे की फुटस्टेप सुनाई दे रही थी। उसे लगा ये सोफिया ही होगी, लेकिन बार बार बुलाने पर भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती। मगर जैसी मोनिका पीछे मुड़ती है, वो देखती है उसने अभी अभी जिस सोफे पर से चादर हटाई थी, वो सोफा फिर से कवर हो चुका है। उसे फिर से एक बार किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देती है और उसके बिल्कुल पीछे चादर ओढ़ के कोई खड़ा था। मोनिका को फिर से लगा कि ये भी सोफिया ही होगी, मगर वो तो एक लैंप था। अचानक से ही मोनिका को गुज़बम्स आने लगते हैं। पूरा कमरा बच्चे की किलकारी से गूंज उठती है। दरवाजा लॉक्ड हो जाता है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। मोनिका भागने की कोशिश करती है तो कोई उसे धक्का देकर फेंक देता है। मोनिका को इस बार पक्का लगा कि ये सोफिया ही होगी, मगर वो तो कमरे में कभी आई ही नहीं थी। वो तो बाहर खेल रही थी। मैथ्यू के घर आने पर सोफिया को बहुत डांट पड़ती है। असल में उसने ऑलरेडी इतनी बार झूठ कह चुकी है, तो सच बोलने पर भी कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। गिरने की वजह से मोनिका को अच्छी खासी चोट पहुंची थी, शायद इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात के ठीक 3 बजे उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक साया दिखता है। वो तो डर ही जाती है, मगर इस बार ये सच में ही सोफिया ही थी। वो बेचारी खुद भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसके कमरे में कोई हलचल हो रही है और ठीक उसी वक्त मोनिका और मैटेओ को भी नीचे चीजों के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग भागकर नीचे जाते हैं, मगर उन्हें कोई नहीं दिखता। सिर्फ टेबल से उनकी फोटोज गिरकर टूट गई थी। मैटेओ जल्दी से पुलिस को कॉल करता है, मगर अभी कोई पेट्रोलिंग कार अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें वेट करना होगा। उधर मोनिका को स्टेयरकेस के नीचे वाले दीवार पर खरोचने के निशान दिखते हैं। पास में एक होल भी था। झांकने पर उसे ऐसा लगता है अंदर कुछ है, और ये दीवार भी फॉल्सी लग रहा था। तो मैटेओ की मदद से वो इस दीवार को तोड़ देती है और उनके सामने था बेसमेंट में जाने का रास्ता। अंदर कुछ खास तो नहीं था, टूटे फूटे पुराने सामान से भरा पड़ा था। मगर एक चीज पर मोनिका की नजर जाके अटकती है।
इस कमरे के सीलिंग पर एक सिंबल बना हुआ था। मैटेओ और मोनिका के पीछे पीछे कब सोफिया भी यहाँ आ पहुंची थी, उन्होंने नोटिस ही नहीं की। उसे यहाँ पर एक रेड बॉल मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो सभी मिलकर ऊपर जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे एक साये को भी हम बेसमेंट के अंधेरे से निकलकर घर के उजाले में एंटर करते हुए देख पाते हैं, जो वो नहीं देख पाते। नेक्स्ट डे हम एक रफाइल नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो एक कॉफी शॉप में अपने दोस्त के साथ मिलने गया था। वहीं पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स लजार्टे एस्टेट के बारे में भी बात कर रहे थे। उनके बातों से हमें पता चलता है वो लोग ऐसे न्यूज से यूज्ड टू है। उस घर में आवाजें सुनाई देना, किसी की प्रेजेंस महसूस होना, ये सब बहुत पहले से चल रहा है, बहुत आम बात है। और इसका और एक मतलब भी है कि मैटेओ और उसका परिवार मुश्किल में है क्योंकि वो घर हॉन्टेड है। इन बातों को सुनकर ही रफाइल को पता नहीं क्या हुआ, वो उठकर निकल जाता है। उधर लजार्टे एस्टेट में हम मोनिका को लैपटॉप पर मैटेओ की कुछ फोटोज चेक करते हुए देख पाते हैं जो उसने इसी घर में आने के बाद कैप्चर की थी। उसी वक्त मैटेओ भी ऑफिस के लिए निकल रहा था तो वो स्क्रीन की तरफ उतना ध्यान नहीं देती, मगर कैमरा उसी तरफ जूम करती है। हमें उन फोटोज में एक पर मैटेओ के पीछे एक दूसरा चेहरा दिखता है, एक छोटे बच्चे का। उस रात मैटेओ को घर लौटने में लेट होने वाला था तो सोफिया और मोनिका डिनर कर लेते हैं। खाने के बाद जब मोनिका सफाई कर रही थी तो उसे कहीं कोई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। ये बेसमेंट का दरवाजा था। मोनिका अंदर जाती है। एक ट्रंक में से उसे कुछ डिस्टर्बिंग स्केचेस मिलती है जो किसी बच्चे ने बनाया था। इवन इस ट्रंक के पीछे वाले दीवार पर भी कुछ स्केचेस पेंटेड थे, एक औरत की जो फांसी के फंदे से लटक रही थी और उसके पास लिखा हुआ था ममा। अचानक से ही इस कमरे में जो बल्ब जल रही थी वो फट जाती है। मोनिका लाइटर जलाने की कोशिश करती है और उसी रोशनी में हमें उसके पीछे एक आत्मा दिखती है जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। मोनिका जितनी बार इस लाइटर को जलाने की कोशिश कर रही थी, यह आत्मा बार बार ही उसे फूंक मारकर बुझा रही थी। धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ रही थी आत्मा। मोनिका को वो आत्मा तो नहीं दिखती, मगर उसे बहुत स्पूकी सा फील होने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेसमेंट से निकल जाती है। सोफिया को बुलाती है ये पूछने के लिए क्या उसने कुछ अजीब देखी या सुनी है। सोफिया तब अपने कमरे में उसी रेड बॉल के साथ खेल रही थी। मोनिका के बुलाने पर वो नीचे जाती है और हमें एक हाथ दिखता है जो उस बॉल को खींच लेता है। मोनिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मैटेओ के घर आने के बाद वो उससे भी बात करती है। इस घर में कुछ तो अजीब है। ऐसे आवाजें सुनाई देना, बेसमेंट का रास्ता ब्लॉक्ड रहना, दीवार पर अजीब से ड्राइंग्स, ऐसे अचानक से बल्ब का फट जाना, इस सब का कुछ तो मतलब होगा। और सोफिया वो हर बार झूठ नहीं कह रही, मगर मैटेओ उसके बातों पर भी बिलीव नहीं करता। उसे लगता है मोनिका टायर्ड है इसीलिए ये सब हेलुसिनेट कर रही है। इस बात में सच्चाई तो है। इस घर में आने के बाद से ही मोनिका ना कुछ खा पा रही है, ना ठीक से सो पा रही है। रात रात भर वो जगी रहती है। खाने से बदबू आती है उसे। मैल न्यूट्रिशन के कारण से उसका चेहरा ही फीका पड़ चुका है। मगर सिर्फ उसकी ही नहीं, मैटेओ के हेल्थ पर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। उसके पीठ पर भी खरोचने के निशान आ रहे थे। उधर उसी रात सोफिया को अपने कमरे में कुछ अनयूजुअल फील होता है। उसी कमरे में जो फैमिली फोटो थी वो अपने आप ही क्रैक्ड हो जाती है। उसे बिस्तर के नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करती है तो उसे बिस्तर के उस साइड पर दो पैर नजर आते हैं, मगर वहां तो एक्चुअल में कोई था ही नहीं। सिर्फ कोई इसके ब्लैंकेट के ऊपर वही रेड बॉल छोड़ के गया था। और वो म्यूजिक बॉक्स वो भी अपने आप ही चलने लगा था। वो चिल्लाकर अपने पिता को बुलाती है, मगर मैटेओ इस बार भी उसे बिलीव नहीं करता। इनफैक्ट वो तो गुस्सा करने लगा था कि सोफिया और कितनी झूठ बोलेगी अटेंशन पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बेचारी बच्ची बहुत अकेली पड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई उसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ पर तो उसका कोई दोस्त भी नहीं। तो वो अकेली ही खेलने लग जाती है और खेलते खेलते पहुंच जाती है उस बेसमेंट में, उस बॉल और म्यूजिक बॉक्स को रखने। तभी उसे वहां किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। सोफिया उस आवाज को फॉलो करती है और पहुंच जाती है एक अंधेरे कोने में जहां एक छोटा सा लड़का बैठ के रो रहा था। जैसे ही वो अपना मुंह सोफिया की तरफ मुड़ता है, वो देखती है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक भूत है। बेचारी सोफिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। किसी तरह से बाहर निकलकर लिविंग रूम के एक सीक्रेट कोने में जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ हम फिर से एक बार रफाइल को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, स्केचेस, सिंबल्स और फोटोज को चेक कर रहा था, जिसमें से एक थी लजार्टे एस्टेट की फोटो। शायद रफाइल के साथ इस घर का कोई पुराना कनेक्शन है।
नहीं तो वो हर रात इस घर के आसपास क्यों मंडराता रहता है। देखते ही देखते और एक रात आ जाती है और मैटेओ को पहली बार मोनिका में बदलाव नजर आते हैं। वो सो रही थी, अचानक से ही वो जाग जाती है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाती है। इवन मैटेओ को भी खरोच लेती है। उस वक्त के लिए तो मैटेओ उसे संभाल लेता है, मगर मन ही मन वो घर चेंज करने का डिसीजन ले चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैटेओ के पिक्चर्स को चेक करते वक्त मोनिका की नजर पड़ती है उस पर्टिकुलर फोटो के ऊपर। उधर उसी वक्त सोफिया को अपने क्लोजेट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जब चेक करने जाती है तो कोई उसे क्लोजेट के अंदर खींच लेता है और क्लोजेट का दरवाजा बाहर से लॉक्ड हो जाता है। सोफिया जल्दी से आके उसे रेस्क्यू तो कर लेती है, मगर बेचारी बच्ची बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसके पापा तो उस पर भरोसा ही नहीं करते, तो वो मोनिका से ही रिक्वेस्ट करती है किसी प्रीस्ट को बुलाने के लिए। उसने हॉरर फिल्म्स में जो जो चीजें देखी है वही सब कुछ इस घर में हो रहा है। उन्हें किसी प्रीस्ट को बुलाकर इस घर को प्यूरिफाई करना ही होगा। सोफिया तो बच्ची है, मगर वो जो कह रही थी उसमें दम तो है, वो बिल्कुल सही है। इतने दिनों से मोनिका को भी ऐसा ही कुछ लग रहा था और आज तो वो बिल्कुल श्योर हो चुकी है, क्योंकि इस क्लोजेट के ब्रोकन मिरर के पीछे उसे वही सिंबल नजर आ रहा था। वो उसी वक्त चर्च को कॉल करती है, साथ में मैटेओ को भी। जब मैटेओ घर लौटता है तब तक शाम हो चुकी थी। उसके लिए घर में वेट कर रहा था फादर रफाएल, जो एक प्रीस्ट है। चर्च के तरफ से उसे भेजा गया है। उसने इस घर को फिलहाल के लिए तो प्यूरिफाई कर दिया है, मगर वो मैटेओ से पर्सनली मिलकर जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ने के लिए कहता है। मगर मैटेओ उस पर भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बिलीव नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था इस रफाएल को डोनेशन चाहिए, इसीलिए वो उन्हें डरा रहा है। तो वो उसे बहुत रूडली घर से निकल जाने के लिए कह देता है। इनफैक्ट वो तो मोनिका से भी नाराज था। उसे क्या जरूरत थी इन सब सुपरस्टिशियस चीजों पर भरोसा करने की। मगर तभी मोनिका उसे उसकी वही फोटो दिखाती है। अब ये तो कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकती। वो रात तो जैसे तैसे बीत जाती है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग मैटेओ इंटरनेट पे इस घर के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है लिजार्टे एस्टेट का एक डार्क हिस्ट्री है। इस घर में कुछ साल पहले रिकार्डो नाम के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी विक्टोरिया और 6 साल के बेटे गैब्रियल का खून किया था। उस हादसे के बाद से ही इस घर में से लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। एक मिस्टिक अपने बेटे के साथ इस घर में रहने आया था। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और उन्हें भी इस घर में किसी स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस हुई थी। एक दिन इसी घर से उनकी लाश मिली थी। उनका बेटा अभी तक जिंदा है और उसी का नाम है फादर रफाएल। मतलब ये वही रफाएल है और उन्हें इस घर में रहने की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। शायद इसीलिए वो मैटेओ को और ज्यादा फोर्स कर रहा था इस घर को छोड़ने के लिए। उसने अपने आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए जो देखा था। मैटेओ उसी रात रफाएल के घर जाता है उससे मिलने, जो कहता है उस घर में विक्टोरिया और गैब्रियल दोनों की ही आत्मा रहती है। गैब्रियल उतना हार्मफुल नहीं, मगर विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके अपने पति ने उसे धोखा दिया, तो बदले के आग में जलते जलते वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है। उस घर में रहने वाले किसी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, स्पेशली किसी मर्द को। इतने दिनों से ये जो मोनिका की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ खा नहीं रही, सो नहीं रही, ये सब इसी घर का असर है। विक्टोरिया की आत्मा उस पर हावी हो रही है। भूख प्यास मिट जाना पोजेशन का ही फर्स्ट स्टेप है। रफाएल के पिता एक ग्रेट मिस्टिक थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया था विक्टोरिया के आत्मा को वश में करने के लिए। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म भी ट्राई किया। वो उस आत्मा को हरा तो नहीं पाए, मगर उसे कैद जरूर कर पाए थे उस सिंबल से। उसके बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, मगर इन लोगों ने इस घर में आने के बाद उस सील को तोड़ दिया और उन 2 स्पिरिट्स को आजाद कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। वो लोग बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हमें लिजार्टे एस्टेट में मोनिका पोजेस्ड होती हुई दिखती है। विक्टोरिया की आत्मा उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है। मोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जानवरों की तरह गुर्राने लगती है। सोफिया सो रही थी। मोनिका की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और उसे सीढ़ियों से वही रेड बॉल उसके तरफ आते हुए दिखता है। उसके आंखों के सामने होली क्रॉस टूट कर बिखर जाता है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि अपने सीक्रेट कॉर्नर में जाकर छुप जाती है और मैटेओ को कॉल करती है। उसे जल्द से जल्द घर लौटने के लिए कहती है, मगर उसके बाद ही हमें एक साया उसके तरफ आगे बढ़ते हुए दिखता है।
सोफिया के कॉल से मैटो बिल्कुल ही घबरा जाता है। वो रफाइल के साथ उसी वक्त लजार्टे एस्टेट की तरफ निकल पड़ता है। जाते वक्त रफाइल उसे कहता है वो कोई एग्जॉसिस्ट नहीं है। उसके लिमिटेड नॉलेज और पावर से वो सिर्फ उस वेंसफुल स्पिरिट को कुछ देर के लिए ही होल्ड कर सकता है। उसी समय के अंदर मैटो को अपने परिवार को लेकर उस घर से निकल जाना होगा। उसे उसकी कही हुई हर एक बात माननी पड़ेगी, कोई भी सवाल के बिना, नहीं तो वो लोग और कभी उस घर से बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। मैटेओ रफाइल पर बिलीव करने लगा था। उसके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं। घर जाते ही वो सबसे पहले सोफिया को रेस्क्यू करता है और उसके बाद मोनिका से मिलने जाता है। मगर कमरे में घुसते ही उसका तो होश ही उड़ जाता है। बिस्तर हवा में तैर रहा था। मोनिका कहीं नहीं दिख रही थी, मगर अचानक से ही वो उनके पीछे आ जाती है। मोनिका कंप्लीटली पोजेस्ड हो चुकी है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है और उसका पूरा शरीर घाव से भर चुका है। वो मैटेओ पर झपट पड़ती है, उसे चोक करने लग जाती है। उसका भयानक रूप देखकर खुद रफाइल भी कुछ देर के लिए ब्लैंक हो चुका था, मगर फिर वो खुद को संभाल लेता है। होली क्रॉस और होली वाटर से उसे बच में करने की कोशिश करने लगता है। कुछ सेकंड के लिए वो शांत भी हो जाती है। मैटेओ को छोड़ देती है तो मैटेओ और रफाइल मिलकर जल्दी से उसे बेट से बांध देते हैं। रफाइल मैटेओ से बार बार कह रहा था मोनिका को बुलाने के लिए, क्योंकि इस शैतान से लड़ने में उसकी मदद भी चाहिए। उसे जगाना होगा। मैटेओ मोनिका को बुलाता है। वो जवाब भी देती है, मगर जैसे ही मैटेओ उसके पास जाता है ये शैतान उसे उठा के ही पटक देता है। इसके बाद वो अचानक से सोफिया के माँ की आवाज में बात करने लगती है। सोफिया को अपने पास बुलाती है। असल में ये उसका एक चाल था। रफाइल किसी को भी उसके बातों पर ध्यान देने से मना कर देता है। वो मंत्र पढ़ने लगता है, मगर उसके मंत्र जैसे इस शैतान पर कोई काम ही नहीं कर रहा था। वो शैतान मैटेओ को एक अदृश्य फांसी के फंदे से सीलिंग से लटका रही थी। तभी रफाइल उसे याद दिलाता है मैटेओ रिकार्डो नहीं है। उसे मार के उसका बदला कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रफाइल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस को शुरू करने के लिए, मगर इस बार विक्टोरिया की आत्मा उसके मॉरल एथिक्स पर सवाल उठाती है। वो कितना स्पाइनलेस है, उसके पिता कितने स्पाइनलेस थे, उसे मारने में उसे कितना मजा आया, ये सब कुछ कहने लग जाती है। तो रफाइल भी नाराज हो जाता है। उसे कस के एक थप्पड़ लगाता है। उसे याद दिलाता है स्पाइनलेस तो वो खुद है। ऐसे इनोसेंट लोगों की जान ले रही है, मगर अपने ही बेटे को बचा नहीं सकी। इसे सुनते ही विक्टोरिया की आत्मा गुस्से में पागल हो जाती है। मोनिका का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आके रफाइल पर हमला कर देती है। वो बेचारा खून की उल्टी करते करते गुजर जाता है। मोनिका भी सेंस में आ चुकी थी, तो मैटेओ और सोफिया उसे लेकर घर से भागने की कोशिश करते हैं, मगर विक्टोरिया ऐसा होने नहीं देती। वो मैटेओ को पकड़ लेती है। मैटेओ मोनिका और सोफिया को भागने के लिए कहकर खुद को सैक्रिफाइस करता है। पूरे घर में जैसे तांडव शुरू हो चुका था। सारी चीजें इधर उधर हो रहे थे और सोफिया को कोई खींचकर बेसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, मगर मोनिका उसे खींचकर बाहर लाती है। किसी तरह से वो दोनों घर से निकलते हैं और उन्हें ऊपर खिड़की पर विक्टोरिया की आत्मा दिखती है, उन पर नजर रखते हुए। मगर फिलहाल के लिए तो वो दोनों सेफ है। मैटेओ अपने आप को सैक्रिफाइस करके उनके लिए बाहर जाने का रास्ता खोल दिया था। अभी मोनिका ही सोफिया की गार्डियन है। वो उसे लेकर एक मोटेल में जाती है। आज की रात वो लोग वहीं रुकेंगे। कल सुबह होने पर डिसाइड करेंगे आगे क्या किया जाए। मगर रात में हमें उनके उसी मोटेल वाले कमरे में वही रेड बॉल दिखता है जो गैब्रियल का है। इसका मतलब वो दोनों विक्टोरिया को तो उसी घर में छोड़कर आए हैं, मगर गैब्रियल की आत्मा अभी भी उनके साथ है। भले ही वो इतने दिनों तक कोई हानि नहीं पहुंचाई, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे भी ऐसा करने वाली है। मगर आगे क्या होगा ये तो हमें इस फिल्म में दिखाई नहीं देता। उसके लिए हमें सीक्वल का वेट करना होगा, क्योंकि ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में ये भी बताया नहीं गया कि रिकार्डो ने विक्टोरिया और गैब्रियल का खून क्यों किया था, तो हम इसे उसका पागलपन ही समझ सकते हैं। मगर शायद इन दो आत्माओं के साथ इस घर के दो स्पेशल कॉर्नर्स अटैच्ड है, बेसमेंट और वो क्लोजेट। मे बी विक्टोरिया की मौत उसी बेसमेंट में हुई थी, इसीलिए रफाइल के पिता ने उसे वहां पर ही बंदी बनाए थे उस स्पेशल सिंबल से। और गैब्रियल को चोक करके मारने के बाद जरूर रिकार्डो ने उसके लाश को उसी क्लोजेट में रखा था, इसीलिए वहां पर भी एक सिंबल है। पहले सोफिया ने अनजाने में गैब्रियल के स्पिरिट को फ्री किया और उस रेड बॉल से खेलने लगी जो गैब्रियल का फेवरेट था। इससे गैब्रियल की स्पिरिट भी उससे जुड़ गई, उसे अपना दोस्त मानने लगी, क्योंकि उसके माँ विक्टोरिया के सिवा उसका तो कोई दोस्त है नहीं।
वो फ्री होने के बाद उस बेसमेंट में जाने की कोशिश भी किया था, मगर उस सिंबल और दीवार की वजह से जा नहीं पाया। वो तो बाद में मोनिका और मैटेओ ने मिलकर उस वेंचफुल स्पिरिट को फ्री कर दी, जिस वजह से आज मैटेओ को मरना पड़ा। और अभी पता नहीं मोनिका और सोफिया के साथ क्या होने वाला है। गाइस, मुझे ये फिल्म ठीक ठाक ही लगी। मेक्सिको में इस फिल्म को बहुत हाई रेटिंग्स मिली है, मगर बाहर सभी ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। एक्चुअल में इस फिल्म का सेटअप, एक्टिंग, डायरेक्शन सभी कुछ परफेक्ट है, मगर कहानी वहीं घिसी पिटी है और बहुत सारे प्लॉट होल्स भी हैं। कुछ जंप स्केयर सीन्स भी हैं, बट इट्स ओके। ओवरऑल इट्स एन ओके फिल्म। हर एक फिल्म से द कंज्यूरिंग जैसा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। हर एक फिल्म तो द कंज्यूरिंग नहीं बन सकती ना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।